प्रिय साथियों, मेरे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, आइदर पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और विषय हमारा फिजिक्स। लास्ट वाले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही जल्दी मैं फॉर्मूलों की एक श्रृंखला लेके आने वाला हूं। और ये भी निश्चित होता है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर हो उसमें से 80 to 85% जो भी है सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो इस वाले वीडियो में, इस वीडियो की श्रृंखला में जो भी हमें फार्मूले देखेंगे, लगभग 300 से 400 फार्मूले देखेंगे इन 2-3 दिनों के अंदर। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और हो सकता है दिन में 1 से 3 वीडियो भी पोस्ट हों, तो आप उन सभी के द्वारा अपना लाभ उठाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। फार्मूला नंबर 1 जो आपके सामने है, लंबाई अथवा दूरी। तो इसमें लंबाई किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, पथ की तय की गई पथ की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं। ठीक है, मात्रक को अगर कोई पूछता है तो मीटर होता है, और डायमेंशन से अगर कोई आपसे कहे तो वो कैपिटल एल के बराबर। सेकंड बात करते हैं विस्थापन के बारे में। चलते हैं विस्थापन, जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। और मेन रूप से वही है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, यानी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर जो विस्थापन है वो भी ये ध्यान रखिए कि विस्थापन का जो मान है वो हमेशा दूरी से, हमेशा तो नहीं, ठीक है, दूरी से छोटा हो सकता है, या उससे उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दूरी का मान हमेशा विस्थापन से अधिक होगा या उसके बराबर होगा। दूरी का मान आपका पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और जो विस्थापन है आपका वो नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। बात करते हैं नंबर 3 पर आते हैं, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, और मात्रक इसका रहता है किलोग्राम। समय अंतराल आ जाए, किसी भी दो समयों के बीच का अंतराल टाइम इंटरवल या डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, T2 - T1। मात्रक अगर कहा जाए तो सेकंड, SI मात्रक सेकंड, और डायमेंशंस इसकी कहें तो कैपिटल T से इसे आप डिनोट करेंगे। बात करते हैं एरिया के बारे में। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। देखिए स्टार्टिंग है, अभी छोटे छोटे सरल फार्मूले हम लोगों को मिल रहे हैं, आगे काफ़ी अच्छे फार्मूले हम लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई से अगर डायमेंशन निकालें तो L इंटू एल से आप L की पावर 2 लिखेंगे, और अगर मात्रक कहें तो मीटर का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से आयतन पर आते हैं। आयतन का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, तो उसमें एक L और ऐड हो जाएगा, तो ये वो हो जाएगा L की पावर Q। और अगर मात्रक की बात करें तो मीटर Q। 7 पर आते हैं, घनत्व है। घनत्व का सीधा फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन से, तो मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यू, और डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो ml-3, ml-3, ठीक है, ये इसका डायमेंशन होगा। बात करते हैं आरडी के बारे में, यानी रिलेटिव डेंसिटी या अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। साथ ही साथ ये भी बता दें कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी का घनत्व कितने ताप पर अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, और जब घनत्व अधिकतम होगा तो उसका आयतन न्यूनतम होगा। इस चीज़ को आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। घनत्व अधिकतम होगा और आयतन निश्चित होगा, आयतन कम होगा, या आप कह सकते हैं न्यूनतम होगा जल के बारे में। और उसके बाद आप जैसे ही टेम्परेचर राइज़ करेगा, 4 से 5 डिग्री होगा, फिर ये इसका अपोजिट होना शुरू हो जाएगा, फिर घनत्व कम होता जाएगा और आयतन आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला है आपके सामने कोणीय विस्थापन का, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं हम थीटा से, और यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू आप देख रहे हैं आर्क अपॉन रेडियस, यानी त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, चाप आपका S और त्रिज्या आपकी R। बात करें कोण के बारे में, तो इसका जो मात्रक होता है वो आपका रेडियन, और अगर घनकोण की बात कहीं पर आएगी तो उसका मात्रक आप कहेंगे स्टेरेडियन। इसके डायमेंशंस नहीं होते, विमित सूत्र नहीं होते हैं। 10 पे आते हैं, कोणीय वेग की बात करते हैं। तो कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी कोणीय विस्थापन जो अभी आपने ऊपर देखा था, उसमें अगर समय t से भाग दे दिया जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप उसको कोणीय वेग से फिर परिभाषित करते हो, यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो W/T, और दिखाते हैं इसको किससे, ओमेगा से। वहीं पर ओमेगा की वैल्यू आप लोग जानते हैं सभी लोग कि 2πn से भी रिप्रेजेंट की जाती है, और इसको आप 2π बटे कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं, जहाँ n कहा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी है और कैपिटल T उसका आवर्तकाल है। बात करते हैं आगे वेग या चाल के बारे में। वैसे तो दोनों अलग अलग राशियां हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले दोनों के लिए एक जैसे ले ली गए हैं। चाल आपकी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दोनों के लिए ले लिया गया, विस्थापन बटे समय अगर वेग कहें तो, और चाल कहेंगे तो आपका दूरी बटे समय होगा। यहाँ पर मात्रा की बात करें तो मीटर पर सेकंड होगा, और डायमेंशंस होंगे आपके LT-1, LT-1 आपका डायमेंशंस होंगे। बात करते हैं त्वरण के बारे में। तो त्वरण को हम कहते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को अगर आप डिनोट कर रहे हैं ए से, और तो आप इसको दिखाएंगे डेल्टा V/डेल्टा T से, या फिर आप इसको दिखा सकते हैं V/T से।
यहाँ पर एक स्थिति सदिश की और बात आपसे करते चलें। अगर स्थिति सदिश के रूप में आपको कोई भी एक वेक्टर दे रखा हो तो इसका अगर आप एक बार अवकलन करते हैं, वन टाइम आप डिफरेंशिएट करते हो, dr/dt करते हैं, तो आपको वेलोसिटी मिलती है। अगेन अगर आप वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो dv/dt से आपको एक्सेलरेशन मिलता है। वहीं पर अगर स्थिति सदिश का आप 2 बार अवकलन कर देंगे तो वहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये स्थिति अगर आएगी तो इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन को आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम t से अवकलन करेंगे और जो भी कंडीशन होगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर अप्लाई करेंगे। बात करते हैं कोणीय त्वरण अल्फा के बारे में। तो अल्फा इक्वल्स टू ω/t। तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर आ जाती है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। मतलब त्वरण, रेखीय त्वरण की बात करें और कोणीय त्वरण की बात करें तो यहाँ पर रेखीय विस्थापन वेग ले लिया गया था, यहाँ पर कोणीय वेग ले लिया गया है। तो इसमें था रेखीय वेग अपॉन समय अंतराल और इसमें आपका हो गया कोणीय वेग अपॉन समय अंतराल। जड़त्व आघूर्ण की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो I इक्वल्स टू mr², उस वस्तु का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से बल की रेखा तक की लंबवत दूरी, द्रव्यमान केंद्र तक की दूरी, जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास काम कर रहा है वहाँ से टोटल डिस्टेंस ली जाती है। वैसे तो काफ़ी अलग अलग कंडीशन रहती हैं, गुणन त्रिज्या वगैरह सब देख लिया जाता है, लेकिन जनरल फार्मूला अगर कहा जाए तो mr²। सिग्मा इसलिए लगाया कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी पदार्थ होगा उसमें कई सारे कण होंगे और जो घूर्णन अक्ष होगी जिसके प्रत्यय वो घूम रहा है तो वहाँ से हर एक की दूरी अलग अलग होगी, तो इन सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण निकाल के जोड़ दिया जाता है। तो समेशन का निशान इसीलिए कि सभी पार्टिकलों को ऐड कर दिया गया है। 15 नंबर पर आते हैं, 15 है आपका बल। तो बल के लिए बल इक्वल्स F इक्वल्स टू ma, गति के द्वितीय नियम से इसका मान आया है F इक्वल्स टू ma। ये जो मान प्राप्त हुआ है F इक्वल्स टू ma, इसको आप लिख सकते हैं m इंटू डेल, त्वरण के लिए है F इक्वल्स टू ma। तो गति के द्वितीय नियम को भी ये रिप्रेजेंट करता है और मुख्य नियम माना जाता है गति का द्वितीय नियम। नेक्स्ट फार्मूला आपके सामने है, दाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं P इक्वल्स टू F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए फोर्स यानी न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर करेंगे। डायमेंशंस की बात कर लें तो बल का मात्रक आप लगाएंगे mLt-2 और अपॉन में मीटर है तो l की पावर 2 करेंगे, एक l से एक l कैंसिल होगा तो ये आपके पास में रह जाएगा ml-1t-2। संवेग पर आते हैं, संवेग है आपका P इक्वल्स टू mv, यानी द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर है, तो द्रव्यमान आपका P हुआ और वेग हुआ आपका v। इसी तरह से इम्पल्स की बात करें, बल इंटू समय अंतराल, तो I इक्वल्स टू F इंटू टी के बराबर होगा। F इंटू टी दोनों ही आपकी सदिश राशि हैं, संवेग और आवेग, बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी। बात करते हैं W के बारे में। W बराबर होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो बल गुणा विस्थापन अगर इसको कहें तो W बराबर अगर सही स्थिति में लिखा जाए तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और इसको आप जब ओपन करते हैं तो F cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं आगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी की परिभाषा सीधे सीधे है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, द एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी। और एनर्जी के कई सारे टाइप हैं। आप बात करते हैं जब काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो अगर इन दोनों को अगर मिलाकर कहा जाए तो ये किसी की भी मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को अगर कहें मैकेनिकल एनर्जी, बोथ आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों के योग को मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू हाफ mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और v उस वस्तु का वेग होता है, तो E इक्वल्स टू हाफ mv²। इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो U इक्वल्स टू mgh के बराबर है और यहाँ पर 1/2 kx² है। अगर ये किसी खिंची हुई स्प्रिंग के लिए बात की जाए जहाँ k उसका बल नियतांक होगा और x विस्थापन की बात की जाए, ठीक है ना, तो उस स्थिति में जो काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे U इक्वल्स टू 1/2 हाफ kx² से। तीनों का ही मात्रक जूल यूज़ किया जाएगा, चाहे वो ऊर्जा हो, किसी प्रकार की ऊर्जा, आपकी एनर्जी का मात्रक जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है अगर हम सूक्ष्म एनर्जी की बात करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए भी प्रोसेसिंग मैंने बता रखे हैं। जब भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 10⁻⁻⁻19 या 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करते हैं, और व्हेन यू कन्वर्ट द जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब आप क्या करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे जूल में, तब वो किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक बातें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा ये 22 फॉर्मूलेज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पर आते हैं। अभी पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यू है। अगर पृथ्वी की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा की बात करें
तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं लगातार पीजीटी सॉल्व क्वेश्चन हम लोग लास्ट ईयर के कर रहे हैं, तो वहाँ से एक आइडिया मिला था हम लोगों को कि ये देखने में आया था कि जिसके फॉर्मूले जितने अच्छे से लर्न होंगे वो क्वेश्चन को करने में उतना ही एक्सपर्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पृथ्वी के लिए GMEM, ठीक है। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पर्टिकुलर ME लिख लीजिएगा, यहाँ पर GMMM लिख लिया है। और R, अगर पृथ्वी तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो बस ध्यान रखिएगा RE + H भी वहाँ पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, फोर्थ वाला जो फॉर्मूला आपको शो हो रहा है, ये आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 आर सेपरेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ R। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0K, और यहाँ पर आता है Q1 Q2/R। ओके, ये वैल्यू वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट होती है। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर के को परावैद्युतांक के ना मानिएगा, टोटल कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है, पब्लिशर ने। तो 1/4πε0 ये पूरी वैल्यू है के बराबर। शक्ति की बात करें P = W/T के बराबर है शक्ति का पावर, यानी जूल पर सेकंड की बात करें जूल पर सेकंड होगा, और इसका जो मात्रक होगा वो आपका कहलाएगा वाट। 24 पर आते हैं, 24 है बलागुण यानी टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला है टाउ = R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। कई बार देखा गया है कि इसमें F को आगे कर देंगे, ठीक है, ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनको आगे पीछे कर देंगे कि F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर हो जाए, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए R हमेशा आगे आएगा। इसी तरह से कोणीय संवेग में भी R हमेशा आगे आएगा। इस तरह के एक आध क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो इनकी पोजीशन पर ही क्वेश्चन बन जाते हैं भाई कि आगे कौन रहता है पीछे कौन रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए। बात करते हैं आगे टाउ I × अल्फा में अगर संबंध बताना है तो टाउ = I आपका वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको कहते हैं, और अल्फा आपका कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसी तरह से J की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम, दिस वैल्यू = I × ओमेगा। I आपका जड़ता गुण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा आपका कोणीय वेग यानी ओमेगा। और अब यहाँ पर एक फार्मूला और मैं मेंशन करना चाहूँगा, J = MVR और आता है भाई, ठीक है ना। तो MVR किस तरीके से आता है उसको भी देख लीजिए। जब I की जगह पर आप वैल्यू प्लेस करते हैं तो यहाँ पर आपने लिखा J = I × ओमेगा। जितने भी फॉर्मूले वो सब आपके दिमाग से हो जाने चाहिए, बस 2-3 दिन और बचे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन में पीजीटी की में बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी करते हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। V = R × ओमेगा होता है, V = R × ओमेगा के बराबर, और यहाँ से ओमेगा का मान निकालोगे तो ये V/R के बराबर आता है। R से R आप कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ से MVR आपको मिलता है। तो ये भी एक फार्मूला J का आप ध्यान रखिए MVR से। बात करते हैं 26 पाते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। काफ़ी बार पूछा गया है, इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे, और डेफिनेटली आना है इसके ऊपर, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी के ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और E की बात करें तो E = 1/2I ओमेगा², ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ से E = 1/2I होगा। टोटल एनर्जी की बात करें अगर, क्योंकि जब वस्तु घूर्णन गति कर रही है रोटेशनल एनर्जी के साथ साथ उसमें वो रेखीय गति भी कर रही है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं 1/2 हाफ mv² उसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि अगर कोई वस्तु है जैसे I कोई ठोस गोला है या खोखला गोला है या कोई शक्ति है, तो उन सभी के लिए I के मान अलग अलग होते हैं। तो उन सब के लिए आपको MI उनका अलग अलग तैयार करना होगा, याद करना होगा। जैसे खोखले गोले को अगर आप ले लें तो उसका 1/2 ये तो इसका रहा, और खोखले गोले का होता है 2/3 अगर घूर्णन अक्ष उसकी केंद्र से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पर mr², ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, ओमेगा को आप कन्वर्ट कीजिए V²/R² में, तो V²/R² कीजिएगा तो R² से R² कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ जाएगा केवल 1/3 mv²। ये आपकी रोटेशनल एनर्जी होगी जो ऐड कर दी जाएगी 1/2 mv² के साथ में। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी की बात जब भी हो तो वहाँ पर आपको घूर्णन गतिज ऊर्जा भी शामिल करनी पड़ेगी, साथ में उसकी रेखीय गतिज ऊर्जा भी उसमें शामिल करनी होगी। तो ये जानकारी थी आपके लिए। अब बात करते हैं घूर्णन त्रिज्या के बारे में, डायरेक्शन बोलते हैं इसको, और इसकी जो वैल्यू है वो सीधे सीधे K = √I/m के बराबर। और जनरल फार्मूला अगर किसी भी वस्तु का देखा जाए तो ये इक्वल्स टू होता है I = mk², ठीक है, जहाँ पर K आपकी घूर्णन त्रिज्या या डायरेक्शन कहलाती है। 28 पर आते हैं, बल नियतांक की बात करें, बल नियतांक अथवा स्प्रिंग का नियतांक, तो K की बात करें तो F = kx, F = kx, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स एक जो परिभाषा, अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट रही है, जैसे स्प्रिंग पर आप बल लगा रहे हैं, तो F = kx का मान निकालने के लिए K का
के का मान निकालें एफ अपॉन एक्स के बराबर होगा। एफ का यहाँ पर भी मैं सूत्र लगा दीजिएगा, डायमेंशन लगाइए, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल आएगा, तो यहाँ से केवल रह जाएगा आपके पास में एम टी माइनस टू के बराबर। तो यहाँ पर के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स उसी से लिया गया है। 29 पर आते हैं। आवर्तकाल है कि एक दोलन करने में जितना समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल का जो उल्टा होता है यानी रिवर्स कर दें, इन्वर्स कर दें, तो वो आपका आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला 2 इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के गिवन है, ये आवर्तकाल के दे रखा। अगर आवृत्ति के लिए बात की जाए तो इसी को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम के बराबर होगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, कई सारी स्प्रिंग आपने श्रेणी क्रम में लगा रखी हों या समांतर क्रम में लगा रखी हों, उनको जोड़ने पर के मान पे क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर किसी स्प्रिंग को आप दो भागों में काट देते हैं तो प्रत्येक स्प्रिंग का जो बलनांक है वो काटे गए भाग का n टाइम्स हो जाता है। मतलब n अगर भागों में काटोगे तो जो नया बलनांक होगा वो पहले का n गुना हो जाएगा। दो भागों में काटोगे तो प्रत्येक भाग का जो बलनांक है वो 2 गुना हो जाएगा। तो अगर 3 भागों में काट रहे हो तो 3 गुना हो जाएगा। सेपरेट करने पर उतने भागों में वो बढ़ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 30 पे आए हैं। तो गुरुत्व नियतांक की बात की गई है कैपिटल जी के बारे में। तो यहाँ पर जो न्यूटन का फेमस गुरुत्वाकर्षण का नियम है एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए मेरे फॉर्मूले बताने का मतलब फंडामेंटल से है, ठीक है ना। इससे आप सबकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। कैपिटल जी का मान अगर निकालना हो तो सीधा सीधा फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लीजिएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 से इसका डायमेंशन आप पता कर सकते हैं, m माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू यूनिक है ये वाली डायमेंशन कैपिटल जी के लिए। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। मान जो होता है कैपिटल जी का 6.67 10 पावर -11 और जो यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका पूरी जानकारी। नेक्स्ट पर आते हैं, गुरुत्व त्वरण के बारे में बात करते हैं। चलिए अब यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखूँगा, ठीक है। हो सकता है एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपके अपलोड हों। और मेरा टारगेट यही है कि ये फॉर्मूले वाली श्रृंखला जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।